हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्मार्ट स्टडी 2.0 पर। दोस्तों, ये क्लास 10th इतिहास के चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको देखिए, क्योंकि इससे बाहर ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं आएगा। जो भी आएगा इसी से आ जाएगा। तो आप लोग इसको बहुत ही अच्छे ढंग से देखिए, और जो मैं अलग से बताऊँगा उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो देखिए, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो देखिए, गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। हल्का हम लोग गैरीबाल्डी के बारे में जान लेते हैं। ये इटली के एकीकरण से संबंधित है। गैरीबाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है। गैरीबाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है। इसने लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किया था। लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किया था गैरीबाल्डी। और गैरीबाल्डी की जीवनी किसने लिखी थी? तो गैरीबाल्डी की जीवनी लाला लाजपत राय ने लिखी थी। लाला लाजपत राय जो कि भारतीय थे। तो गैरीबाल्डी की जीवनी किसने लिखी? लाला लाजपत राय। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? तो गैरीबाल्डी को। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। और गैरीबाल्डी ने सबसे अंतिम में कृषि कार्य करना स्वीकार किया था। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। अब हम लोग काउंट काबूर के बारे में जान लेते थोड़ा। देखिए, काउंट काबूर भी इटली के एकीकरण से संबंधित है, ठीक है। तो काउंट काबूर ने इटली के एकीकरण के लिए फ्रांस से सहायता लिया था। तो काउंट काबूर ने किससे सहायता लिया था? इटली के एकीकरण के लिए फ्रांस से। और इसने एक युद्ध हो रहा था, उसमें काउंट काबूर ने फ्रांस का साथ दिया था, ठीक है। क्रीमिया युद्ध में देखिए, क्रीमिया युद्ध में रूस की पराजय होती है। 1853-54 में क्रीमिया युद्ध होता है, ठीक। क्रीमिया युद्ध में रूस की पराजय होती है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और काउंट काबूर ने इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप का समस्या बना दिया था। तो किसने इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप का समस्या बना दिया था? काउंट काबूर। और काउंट काबूर एक प्रधानमंत्री था। किसने बनाया था? विक्टर इमैनुअल ने। ये विक्टर इमैनुअल सार्डिनिया पीडमाउंट का शासक था, जो कि इटली में। चलिए तीसरा देखते हैं। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना किया गया था? तो ये किया गया था बुर्बो राजवंश की स्थापना, ठीक है। बुर्बो राजवंश की स्थापना फ्रांस में हुआ था। किसने किया था? तो वियना कांग्रेस ने किया था। उसके बाद देखिए, चौथा है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत था? यूनान। यूरोप वासियों के लिए यूनान का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। इसलिए यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना भी कहा जाता है, ठीक है। यूनान को ही ग्रीस बोलते हैं, ठीक। और लोकतंत्र का पालना भी इसी को कहा जाता है, ग्रीस। चलिए उसके बाद देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। इसका अर्थ होता है कि सेना में विश्वास रखना, यानी कि सेना के बल पर ही देश को आज़ाद करना। बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर था। बिस्मार्क कहाँ का चांसलर था? जर्मनी का। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, जालवेरिन एक संस्था थी। तो जालवेरिन एक किसकी संस्था थी? तो ये संस्था थी व्यापारियों की। देखिए, जालवेरिन की स्थापना 1834 में होती है। प्रसा के व्यापारियों ने करता है। प्रसा के व्यापारी। प्रसा कहाँ पे है? तो जर्मनी में है। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य था प्रसा, ठीक है। तो जालवेरिन किसकी संस्था है? तो व्यापारियों की। स्थापना का स्थापना पूछेगा तो 1834 मारना है। स्थापना हुआ कहाँ था? प्रसा में। उसके बाद देखिए, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था वह सेडोन में हुआ था। इस युद्ध में फ्रांस पराजित होता है और प्रसा जीत जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या होता है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो ये चार्टिस्ट आंदोलन जो इंग्लैंड पूछे या ब्रिटेन पूछे, एक ही बात है। चार्टिस्ट आंदोलन ब्रिटेन में हुआ था। उसके बाद चलिए 9 नंबर, देखिए फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुआ था। और इसी संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। पूछेगा फ्रैंकफर्ट की किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? फ्रैंकफर्ट की संधि।
पूरा याद रखना है तो 10 मई, कितना 10 मई 1871 को। उसके बाद देखिए अगला, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इटली और जर्मनी ये दोनों यूरोप महादेश में हैं। उसके बाद 11, युवा इटली संस्था का विकास किसने किया? देखिए युवा इटली पूछे, युवा इटली या यंग इटली, ठीक बात क्या है, युवा का मतलब यंग ही होता है, जवान। युवा इटली पूछे या युवा यूरोप पूछे, यूरोप यानी कि यंग यूरोप, ठीक ना। इन दोनों की स्थापना मेजिनी करता है। चलिए नेक्स्ट, 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो ये तुर्की के साथ हुई थी, यूनान के हित में तुर्की के साथ हुई थी, ठीक। नेक्स्ट देखिए, मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजिनी का संबंध कार्बोनरी दल से था, ठीक है। और कार्बोनरी की स्थापना 1810 में होती है। कार्बोनरी की स्थापना कब होती है? 1810। नेक्स्ट देखिए, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में एक चांसलर रहा था मेटरनिख। ये बहुत ही घोर प्रतिक्रियावादी शासक था जो कि इटली और जर्मनी का एकीकरण नहीं होने देना चाहता था। देखिए बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ था, ठीक है। बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ था, राजनीतिज्ञ, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16, सार्डिनिया पीडमाउंट का शासक कौन था? तो सार्डिनिया पीडमाउंट का शासक था विक्टर इमैनुअल, है ना। सार्डिनिया पीडमाउंट का शासक विक्टर इमैनुअल था और विक्टर इमैनुअल ने ही काउंट काबूर को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। उसके बाद देखिए, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश शहीद हुए थे? तो ये लॉर्ड बायरन एक कवि थे ब्रिटेन का, ठीक ना। तो ये यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हो गया था। अब ये पूछता भी था, ये बुखार से मरा था। कैसे मरा था लॉर्ड बायरन? बुखार से मरा था। चलिए 18 नंबर देखिए, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था 1806 में। कब किया था पूछेगा? तो 1806 में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट 19 नंबर, देखिए जालवेरिन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो ये प्रसा ऊपर बता दिए थे 1800, अगर ईस्वी पूछे तो 1834 में। किसकी संस्था है? तो व्यापारियों की संस्था। उसके बाद देखिए, हंगरी की भाषा क्या था? हंगरी की भाषा मैग्यार है। इतावली इटली की है, पोलिश पोलैंड का है और फ्रांस का है फ्रेंच। तो हंगरी की क्या है? मैग्यार। हंगरी में कैसी भाषा बोला जाता है? तो मैग्यार। जैसे भारत में हिंदी बोला जाता है ना अधिकांश, तो वैसे हंगरी में अधिक लोग मैग्यार भाषा बोलता है। उसके बाद देखिए, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय होती है और यूनान 1832 ईस्वी में स्वतंत्र होता, आज़ाद होता है। एक संधि के द्वारा, कुस्तुनतुनिया की संधि। किस संधि के द्वारा यूनान आज़ाद होता है? तो कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा यूनान आज़ाद होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है? तो मारियान फ्रांस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है, ठीक है। यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है, यूनान। डी, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ थी? देखिए एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में पारित हुआ था। इसमें हुआ क्या था कि स्कॉटलैंड और ब्रिटेन को, इंग्लैंड को मिला के ग्रेट ब्रिटेन बनाया गया था। क्या बनाया गया था? ग्रेट ब्रिटेन। यहाँ पे इसका आंसर गलती दिया हुआ है। ये 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था, ठीक है। एक्ट ऑफ यूनियन में हुआ क्या था? स्कॉटलैंड और इंग्लैंड को मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन बनाया गया था। चलिए अगला देखते हैं, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? तो बुर्बो राजवंश का शासन था। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ का राजा पूछेगा तो लुई 18वां था, ये 16वां था, लुई 16वां, ठीक है। और किस राजवंश था? कौन सा राजवंश से? तो बुर्बो राजवंश। चलिए उसके बाद अगला देखते हैं, देखिए नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? 1804 में। ये नेपोलियन के द्वारा बनाया गया एक कानून था, नागरिक कानून, ठीक है। इससे नागरिक कानून भी कहते हैं। 1804 में पारित हुआ था, ठीक है, जिसमें विशेषाधिकारों को समाप्त किया गया था। जैसे उत्तराधिकारी का पद ना होता है, इस तरह के संपत्ति या जो वाद विवाद समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? तो 3 युद्ध किए थे। तीनों, एक होता है 1864 में डेनमार्क के साथ, जिसमें डेनमार्क पराजित होता है।
उसके बाद दूसरा होता है 1866 में सेडोवा नामक स्थान पे, तो इसको सेडोवा का युद्ध भी बोलते हैं। ये ऑस्ट्रिया के साथ करता है, ऑस्ट्रिया पराजित हो जाता है। उसके बाद तीसरा युद्ध होता है 1870 में सेडोन में फ्रांस के साथ, इसमें फ्रांस पराजित होता है। तीनों युद्ध बिस्मार्क जीतता है। एक 1864 डेनमार्क के साथ, डेनमार्क हार जाता है। 1866 सेडोवा में, इसलिए इसको सेडोवा का भी युद्ध बोलते हैं। ऑस्ट्रिया के साथ होता है, ऑस्ट्रिया पराजित। उसके बाद 1870 में सेडोन में होता है, जिसमें फ्रांस पराजित होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। वियना कांग्रेस में कौन देश सम्मिलित नहीं था? तो वियना कांग्रेस में जर्मनी सम्मिलित नहीं था। इन सभी में वियना कांग्रेस में सम्मिलित था ये सभी देश, बट जर्मनी सम्मिलित नहीं था। देखिए वियना कांग्रेस, वियना जो है ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और वियना सम्मेलन का अध्यक्षता पूछेगा, ये पूछा हुआ, ठीक ना, तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो वियना सम्मेलन की अध्यक्षता पूछेगा तो मेटरनिक ने किया था। वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया? मेटरनिक। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में हुआ था। ठीक है, इतना आप लोग वियना सम्मेलन के बारे में भी याद रखिएगा। 1815 में वियना सम्मेलन की शुरुआत होती है और वियना सम्मेलन की अध्यक्षता मेटरनिक करता है। देखिए मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। मेटरनिक ने एक बात कहा था, मेटरनिक क्या कहा था कि जब फ्रांस छिकता है तो बाकी सारे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। इसने किसने कहा कि जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो ये मेटरनिक ने ही कहा था। उसके बाद अगला देखिए, यंग इटली के संस्थापक कौन है? यंग इटली पूछे चाहे यंग यूरोप पूछे, दोनों की स्थापना मैजेनी करता है। उसके बाद देखिए अगला, रिपीट है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूनान। देखिए यूरोप का मरीज पूछेगा तो तुर्की, यूरोप का मरीज तुर्की है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि मैं अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? तो ये कहा था चार्ल्स दसम। कौन कहा था? चार्ल्स दसम ने कहा था कि मैं अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना पसंद करूंगा। उसके बाद अगला देखिए, प्रसा का शासक कौन था? तो प्रसा का शासक विलियम प्रथम था। इसने बिस्मार्क को जर्मनी का चांसलर बनाया था, यही विलियम प्रथम ही। उसके बाद देखिए, यंग यूरोप का मरीज कौन है? तो यूरोप का मरीज तुर्की है। उसके बाद देखिए अगला, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था? राइन संघ 1806 में। किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? कस्तूनतुनिया की संधि 1832 में यूनान आज़ाद होता है। उसके बाद अगला देखिए, यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? मैजेनी। नवगुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो नवगुएल्फ आंदोलन इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। उसके बाद देखिए, कार्बोनरी की स्थापना कब हुई थी? कार्बोनरी की स्थापना 1810 में हुई थी। दोस्तों यहीं तक है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर का लाऊंगा, तब तक आप लोग इसको देखिए, बहुत अच्छे ढंग से देखिए ताकि आप लोग से एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। अगर कुछ क्वेश्चन छूटा हो तो आप लोग कमेंट में उसको पिन कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और वीडियो आप लोग को कैसा लगा ये भी कमेंट कीजिए। तब मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। धन्यवाद।